मैं एक दरमियाने तबके से ताल्लुक़ रखता हूँ। मेरे माँ बाप ने बहुत चाहा कि मैं पढ़ सकूँ, लेकिन मेरा ध्यान पढ़ाई में कम था, इसलिए कपड़े सिलाई करने का हुनर सीख लिया। लेकिन मेरी बहन काफ़ी ज़हीन थी और पढ़ाई में बहुत अच्छी भी, इसलिए वो पढ़ती रही। मेरा नाम अदनान है और मेरी उम्र 22 साल थी। मेरे अपने मोहल्ले में दर्जी की दुकान है। मैंने अपने घर की बैठक में ही दुकान बनाई हुई थी। अल्लाह के फजलो करम से मेरी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। मेरे पास एक बच्चा भी था जो दर्जी का काम सीख रहा था। मेरे घर के सामने वाला मकान वहाब साहब का था। वो मकान काफ़ी अरसे से किराए के लिए खाली पड़ा था, लेकिन किराए पर नहीं लग रहा था। जो भी आता इस मकान को देखकर वापस न आता। वहाँ पहले एक छोटी सी फैमिली रहती थी। उन्होंने अपना घर बना लिया था, इसलिए वो मकान छोड़ गए थे। एक रोज़ अंकल वहाब मेरी दुकान के सामने से गुजर रहे थे कि वो मेरे पास आ गए। इनका घर दूसरे मोहल्ले में था। वो 5 वक्त के नमाजी थे और जब नमाज के लिए जाते थे तो मेरी दुकान के सामने से ही गुजरते थे। सलाम दुआ के बाद मैंने वैसे ही पूछ लिया, अंकल, क्या अभी तक आपका मकान किराए पर नहीं चढ़ा? अंकल वहाब ने जवाब दिया, अदनान बेटा, मकान किराए पर चढ़ गया है और नए किराएदार कल ही शिफ्ट हो रहे हैं। मैंने इन्हें मुबारकबाद दी और पूछा कि नए किराएदार कौन हैं? अंकल वहाब ने बताया कि नए किराएदार 2 माँ बेटी हैं। इनके किसी जानने वाले ने इन दोनों माँ बेटी को मकान किराए पर देने की सिफारिश की थी, इसलिए उन्होंने मकान किराए पर दे दिया। अंकल वहाब की आदत थी कि वो मकान किराए पर देने से पहले किराएदारों की छानबीन किया करते थे। वो अच्छी तरह तसल्ली करके ही नए किराएदारों को मकान देते थे। क्योंकि इस बार इनके किसी जानने वाले की सिफारिश थी, इसलिए इन्होंने माँ बेटी के बारे में छानबीन करना मुनासिब नहीं समझा। अगले रोज माँ बेटी मकान में शिफ्ट हो गए। इनके पास गिनती का ही कुछ सामान था। 2 बेड, 2 सोफे, फ्रिज, टीवी और घर के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें। ये सारा सामान एक बड़े डाले पर ही आया था। क्योंकि इन माँ बेटी के साथ कोई मर्द नहीं था, इसलिए मैंने भी सामान उतरवाने और कमरों में पहुंचाने में इनकी मदद की थी। बात दरअसल ये थी कि दिलनशीन को देखकर मैं पहली ही नज़र में इस पर फिदा हो गया था। इसका हुस्न जादू चढ़कर बोलता था। यूं लगता था जैसे वो परियों के देश से इस दुनिया में आई हो। इसकी माँ भी कम खूबसूरत ना थी। यकीनन वो जवानी में दिलनशीन की हम शक्ल ही रही होगी। दोनों माँ बेटी की शक्लें बहुत मिलती थीं। यूं लगता था जैसे वो सगी बहनें हों। जब डाले वाला सामान उतरवा कर कमरों में रखवा कर चला गया तो मैंने हमदर्दी से कहा, बाजी, अगर आप कहें तो मैं आपका सामान भी सेट करवा देता हूँ। मिसेस रशीद खुश हो गईं। मैं दरअसल दिलनशीन की वजह से ऐसा कर रहा था। मैं इसे देखकर अपनी आंखों की प्यास बुझाना चाहता था, लेकिन जानता था कि मेरी प्यास कभी नहीं बुझने वाली। जिन नज़रों से मैं दिलनशीन को देख रहा था, शायद वो इनका मफहूम समझने से कासिर थी। बहरहाल मैं रात 10 बजे तक इनके साथ मिलकर घर का सारा सामान सेट करवा दिया। अंकल वहाब का घर 2 कमरों, एक बाथरूम और एक किचन और छोटे से बरामदे पर मुश्तमिल था। घर छोटा था लेकिन पक्का बना हुआ था। जब मैं जाने लगा तो दिलनशीन ने मेरा शुक्रिया अदा किया और मेरे अंदर जैसे लड्डू फूट पड़े। चूँकि मुझे इसका नाम मालूम नहीं था, इसलिए मैंने अपना तारुफ कराने के बाद डरते डरते इसका नाम भी पूछ लिया, तो इसने बगैर झिझके अपना नाम बता दिया। मेरा नाम दिलनशीन है। माशाल्लाह, आपका नाम आपकी तरह ही दिलनशीन है। ये मैंने इससे नहीं, खुद से मुखातिब होकर कहा था। सोचा था कि अगर कह दिया तो शायद वो बुरा ना मान जाए। मैं इसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। अभी तो हमारी पहली मुलाकात हुई थी। जब मौका मिला तो इसके हुस्न की भी तारीफ कर दूंगा। इस रात मैं काफ़ी देर तक जागता रहा और दिलनशीन के बारे में सोचता रहा। इसका सरापा मुसलसल मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मैंने बहुत सारी हसीन लड़कियां देखी थीं, लेकिन दिलनशीन इन सबसे अलग थी। मुझे इसके हुस्न ने दीवाना बना दिया था। मैं इसके बारे में तरह तरह के ख्वाब देखने लगा। अब मैं रोज़ाना बंद संवर कर दुकान पर बैठता था। मैं दिलनशीन पर अपना अच्छा तासुर कायम करना चाहता था। मैं चाहता था कि किसी तरह वो भी मुझे पसंद कर ले। मैं इसकी नज़रों में महबूब बन जाऊं, या मैं किसी रोज़ मौका पाकर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूंगा। वक्त गुजरता रहा। मैं हर रोज़ इसके दीदार का मुंतज़िर रहता। वो घर से बाहर नहीं निकलती थी। सब्जी, गोश्त और परचून का सामान लाने के लिए उन्होंने एक लड़के को रख लिया था। वो लड़का दिन रात वहीं रहता था। मिसेस रशीद भी कभी कभार ही घर से बाहर निकलती थीं, लेकिन एक बात मुझे बेहद उलझा रही थी। मिसेस रशीद या इनकी बेटी दिलनशीन जब कोई काम ही नहीं करती थी तो इनकी आमदनी का जरिया क्या था? क्या वो जद्दी पुश्ती अमीर थे, या इनका बैंक बैलेंस में इतना पैसा पड़ा था जिस पर वो मुनाफा खा रहे थे?
दोनों माँ बेटी को नए घर में रहते हुए 1 महीना होने को आया था, लेकिन इस दौरान मैंने इनके घर किसी मर्द को आते जाते नहीं देखा था। इसके बावजूद इनके घर में दौलत की रेल फेल थी। बहरहाल मैंने कई बार सोचा कि किसी तरह दिलनशीन से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दूं। मैं इससे शादी करने का ख्वाह था। फिर एक रोज़ वो चावल देने के बहाने हमारे घर आ गई। वो हमारे घर क्या आई, मेरे तो दिल की धड़कन इतनी बढ़ गई थी कि मैं खुद को गोया हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। मेरी छोटी बहन सोबिया ने मुझे बोतल मंगवाने का कहा, तो मैंने छोटे को भेजकर बोतल मंगवाई और खुद देने अंदर आ गया। अंदर जाना तो बहाना था, मैं दरअसल इस परी नशीन का चेहरा देखना चाहता था। वो सहन में सोबिया के साथ बैठी हुई थी। इसने जब मुझे देखा तो फौरन ही सलाम झाड़ दिया। मैंने भी खुश दिली से सलाम का जवाब दिया। मेरा वहां रुकने का जवाज नहीं था, इसलिए मैं वापस दुकान में आ गया, लेकिन मेरा दिल नशीन के पास ही रह गया। इस रोज के बाद वो हमारे घर भी आने लगी थी। इसकी सोबिया से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों जब किसी बात पर हंसती तो इनके खिलखिलाने की आवाज़ें दुकान में भी सुनाई देती और मैं अंदर ही अंदर मसरूर सा हो जाता। लेकिन एक बात मैंने ख़ास तौर पर नोट की थी कि वो ये दिलनशीन की शख्सियत बहुत पुरस्कार थी। सोबिया ने इसके बारे में पूछने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टाल-मटोल कर जाती। न जाने ऐसी क्या बात थी कि वो बताने से गुरेज करती थी। मैंने ज़्यादा ना सोचा। मुझे तो इस बात की खुशी थी कि अब वो हमारे घर भी आने लगी थी। सोबिया और इसकी दोस्ती को देखकर मुझे यूं लगता था जैसे इन दोनों की दोस्ती बहुत पुरानी हो। हम 2 बहन भाई थे। मेरे वालिद तो वफात पा चुके थे, जबकि वालदा हयात थीं। मेरा और सोबिया का रिश्ता कहीं भी तय नहीं हुआ था। अम्मी चाहती थीं कि हम दोनों बहन भाई की शादी इनकी ज़िंदगी में हो जाए। वो हमारी खुशियाँ देखना चाहती थीं, लेकिन मैं अभी शादी के लिए राज़ी नहीं था। मैं चाहता था कि पहले सोबिया अपने घर की हो जाए, इसके बाद मैं शादी करूँगा। मैं कमा कमा कर सोबिया का जहेज इकट्ठा कर रहा था। एक रोज़ अम्मी ने मुझसे पूछ ही लिया, इकबाल, आखिर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते? देखो, अगर तुम किसी को पसंद करते हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए बात करती हूँ। पसंद तो मैं दिलनशीन को करता था, लेकिन अम्मी को ना बता सका। मुझे डर लगा था कि अगर मैंने अम्मी को बता दिया तो शायद वो नाराज़ हो जाएं। मैंने नए हमसायों की लड़की पर नज़र रखी हुई है। मेरी अम्मी शादी से पहले लड़की और लड़के के मिलने को पसंद नहीं करती थीं। वो कहती थी कि इससे मोहब्बत कम हो जाती है। मैंने जवाब दिया, अम्मी ये बात मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि जब तक सोबिया की शादी नहीं कर देता तब तक शादी नहीं करूँगा। रही बात पसंद की तो जब कोई लड़की पसंद आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। ये कहकर मैं दुकान में आ गया। कुर्सी पर बैठते ही मैंने एक ठंडी सांस ली और आंखें मूंद लीं। जैसे ही आंखें मूंदी मेरे तसव्वुर में दिलनशीन का सरापा आ गया। मैंने अम्मा से तो झूठ बोल दिया था, लेकिन खुद से झूठ ना बोल सका। दरअसल मैं चाहता था कि पहले मैं दिलनशीन की राय मालूम करूं। अगर वो मुझसे शादी करने के लिए राजी है तो मैं फिर बात आगे बढ़ाऊंगा। यही वजह थी कि मैं अब दिलनशीन से बात करने के तरीके सोचने लगा। मेरे पास इसका फ़ोन नंबर नहीं था, वरना मैं इस पर मैसेज करके अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता। सोबिया के पास भी इसका नंबर नहीं था। एक रोज़ सोबिया ने मुझसे पूछा, भैया एक बात पूछूं? मैंने जवाब दिया, हाँ पूछो। इसने कहा कि भैया क्या आप दिलनशीन को पसंद करते हैं? मेरे जवाब देने से पहले ही वो मुस्कुराती हुई बोली, मैंने आपकी आंखों में इसके लिए मोहब्बत के दीप जलते हुए देखे हैं। वो जब भी यहाँ आती है आपके चेहरे पर खिलखिलाहट आ जाती है। अगर आप इसे पसंद करते हैं तो बताएं, मैं अम्मी से बात करती हूँ। मैं जवाब में कुछ कहने ही लगा था कि इसी वक्त अम्मी वहाँ आ गईं और हमारी बात अधूरी रह गई। मैं दुकान में आ गया। ये रात के 8 बजे का वक्त था। मैं दुकान बंद कर रहा था कि एक बड़ी सी गाड़ी मिसेज रशीद के घर के दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। मैं चौंक कर इस गाड़ी को देखने लगा। मिसेज रशीद को वहाँ शिफ्ट हुए 2 महीने होने वाले थे और आज मैं पहली बार किसी गाड़ी को घर के दरवाजे के सामने रुकता देख रहा था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और एक सूटेड बूटेड नौजवान उतरकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो नौजवान मेरा ही हम उम्र था। जब इसने दरवाज़ा बजाया तो दिलनशीन ने ही दरवाज़ा खोला था। मैंने गौर से देखा तो मैं हैरान रह गया। दिलनशीन इस नौजवान को देखकर यूं खिल उठी जैसे गुलाब का फूल खिलता है। वो इसका हाथ पकड़े इसे अंदर ले गई और दरवाज़ा बंद हो गया। दिलनशीन का नौजवान का हाथ पकड़ना मुझे एक आंख ना भाया था, साथ ही मेरे दिल को भी कुछ हुआ था। मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि वो नौजवान कौन था और इसका दिलनशीन से क्या रिश्ता था। मैं दुकान बंद करके खाना खाए बगैर ही छत पर आ गया। छत पर से दिलनशीन के घर का दरवाज़ा साफ दिखाई देता था। मैं देखना चाहता था कि वो नौजवान कब तक अंदर रहता है।
मैं छत पर टहलता रहा और मुसलसल दिलनशीन के घर के दरवाजे की तरफ देखता रहा। काफी देर गुजर गई, लेकिन वो गाड़ी वाला वहां से ना गया। इस दौरान सोबिया भी मुझसे खाना खाने के बारे में पूछने आ चुकी थी, लेकिन मैंने इनकार कर दिया था। मेरी तो भूख ही खत्म हो गई थी, कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा था। ऐसे आलम में भला किसको भूख लग सकती है। वो नौजवान रात के 12 बजे ही वहां से गया था। जब वो जा रहा था तो मैंने देखा था दिलनशीन ही इस नौजवान को दरवाजे पर छोड़ने आई थी। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। जब तक वो नौजवान गाड़ी में बैठकर चला ना गया था, दिलनशीन दरवाजे पर ही खड़ी रही थी। मैं हसद की आग में जलता हुआ मुसलसल दिलनशीन को देखे जा रहा था। चूंकि मैं अंधेरे में खड़ा था, इसलिए मैं दिलनशीन को नजर नहीं आ सकता था, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे दिलनशीन को छत पर मेरी मौजूदगी का एहसास हो गया है। तभी इसने एक नज़र हमारी छत की तरफ डाली थी। फिर वो दरवाज़ा बंद करके चली गई और मैं ठंडी सांस लेकर रह गया। मेरा ख्याल है मुझे दिलनशीन से मोहब्बत का इजहार कर ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि पानी सर से गुजर जाए और मैं हाथ मलता रह जाऊं। मैंने दिल ही दिल में सोचा। चुनाचे मैंने एक बार फिर दिलनशीन से इजहार मोहब्बत के तरीकों पर गौर करना शुरू कर दिया। बात वही थी, सोबिया के पास इसका नंबर नहीं था। मुझे एक बार सोबिया ने बताया था कि इसने दिलनशीन से इसका फ़ोन नंबर मांगा था, मगर इसने कहा कि वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। मैं हैरान भी हुआ था कि आज के जदीद दौर में वो फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती। शायद इसने झूठ बोला था। काफ़ी सोचो विचार के बाद मैंने दिलनशीन को ख़त लिखने का ही सोचा। आखिर यही तरीका बचता था, लेकिन इसमें ख़तरा भी बहुत था। अगर खुदा न खास्ता मेरा ख़त पकड़ा गया या दिलनशीन को बुरा लगा और इसने माँ को बता दिया तो इससे आगे मैं सोच ही ना सका और झुर्री लेकर रह गया। किसी न किसी तरीके से तो इजहार मोहब्बत करना ही था। चुनाचा मैंने दिल के हाथों मजबूर होकर यही फैसला किया, मैं दिलनशीन को ख़त लिखूंगा। लेकिन इसकी नौबत ही न आई। अगले रोज़ वो हमारे घर खीरने देने आई। मुझे इससे इजहार मोहब्बत करने का मौका मिल गया। अम्मी और सोबिया मार्केट गई हुई थीं और मैं घर पर अकेला था। मैंने कहा, दिलनशीन, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। बोलें, इसने कहा। मैंने बड़ी मुश्किल से इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। वो तो हैरान ही रह गई। वो फटी फटी आंखों से मुझे देखने लगी, जैसे इसे तवक्का ही नहीं थी कि मैं इससे इजहार मोहब्बत कर सकता हूँ। वो मुड़ी और कोई जवाब दिए बगैर जाने लगी। तो मैंने कहा, दिलनशीन, मेरी बात तो सुनो। वो रुक गई और मुड़कर शिकवा भरी नज़रों से मुझे देखते हुए बोली, इकबाल भाई, मुझे आपसे इस हरकत की तवक्का नहीं थी। मैं तो आपको अपना भाई समझती थी, लेकिन आप। ये कहते ही वो वहां से चली गई और मैं दम बखुद रह गया। इसने मुझे भाई कहा था और वो मुझे अपना भाई समझती थी। कभी कभी हम सोचते क्या हैं और हमारे साथ क्या होता है। मेरे तो ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि दिलनशीन मुझे भाई के दर्जे पर फाइज रखती है और मैं इसकी मोहब्बत में दिन रात परेशान दीवाना सा बना हुआ था। अगले रोज वही नौजवान बड़ी सी गाड़ी में सवार होकर आया और घर में चला गया। मैं बेहद गुस्सा हुआ, लेकिन कुछ कर भी नहीं सकता था। अब तो ये रोज का मामूल ही बन गया था। वो नौजवान आता और रात गए तक वहां मौजूद रहता। मोहल्ले के लोग भी अब इन माँ बेटी पर आवाजें उठाने लगे थे कि वो नौजवान कौन था जो रोज ही वहां आता था। हर कोई इनकी टो में था। मैं भी ये जानने के लिए बेचैन था, लेकिन कोई तरीका ही समझ नहीं आ रहा था। दिलनशीन ने हमारे घर आना कम कर दिया था। अब वो हफ्ते में एक बार सोबिया से मिलने चली आती थी। ज़्यादातर सोबिया ही इसके घर जाती थी। मोहल्ले के लोगों की ज़बान पर इन दोनों माँ बेटी की तस्करे थे। कोई कहता कि इन दोनों माँ बेटी ने कोठा खोल रखा है, कोई कहता वो नौजवान इस लड़की का आशिक है जो इससे मिलने हर रोज़ आता है। गर्ज ये कि जितने मुंह इतनी बातें। बिल आखिर सब ने मशवरा करके ये तय किया कि वो पहले अपने घरों की खवातीन को मिसेज रशीद के घर भेजकर इनसे बात करेंगी और सारा मामला मालूम करेंगी। इसके बाद फैसला किया जाएगा। शायद मोहल्ले वालों की बातों की भिनक दिलनशीन और मिसेज रशीद के कानों तक पहुंच गई थी, इसलिए अगले रोज़ वो नौजवान दोबारा वहां ना आया। अलबत्ता मोहल्ले की खवातीन मिसेज रशीद के घर पहुंच गईं। वो काफ़ी देर वहीं रहीं। मैं भी मुंतज़िर था कि खवातीन बाहर आएं तो असल बात मालूम हो, लेकिन खवातीन बाहर आईं और अपने मर्दों के साथ चलती बनी। मामला उलझ गया था। चंद रोज़ ही गुजरे थे कि नौजवान ने दोबारा वहां आना शुरू कर दिया। अब की बार मोहल्ले के किसी भी आदमी ने कोई बात ना की। मैं हैरान था। मैंने सोबिया के जिम्मे लगाया कि वो मालूम करे कि आखिर मामला क्या है। एक रोज़ सोबिया दिलनशीन से मिलने इसके घर चली गई। फिर जब वो वापस आई तो मैं भी इससे पूछने पहुंच गया। जो कुछ सोबिया ने बताया इसे सुनकर मैं दंग ही रह गया, लेकिन इसमें मेरा भी कोई कसूर नहीं था। दिलनशीन को चाहिए था कि वो जब वहां शिफ्ट हुए थे
اور صوبیہ سے اس کی اچھی دوستی ہوئی تھی تو اسے اپنے بارے میں بتا دینا چاہیے تھا تاکہ میں اسے اپنی محبت کا اظہار نہ کرتا اور نہ ہی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اسی لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ کوئی بھی قدم اٹھاؤ تو سوچ سمجھ کر اٹھاؤ، بنا سوچے سمجھے اٹھانے والا قدم ڈگمگا جاتے ہیں اور انسان کو شرمندگی الگ سے اٹھانی پڑتی ہے۔ صوبیہ نے مجھے بتایا کہ دلنشین شادی شدہ ہے اور جو لڑکا اس سے ملنے آتا ہے وہ اس کا شوہر ہے۔ اس کے شوہر کا نام آصف ہے، وہ شہر کے مشہور بزنس مین کا اکلوتا بیٹا ہے۔ دلنشین جس کالج میں پڑھتی تھی، آصف کی بہن اریبہ بھی اسی کالج میں پڑھتی تھی۔ آصف اریبہ کو کالج سے لینے روز جاتا تھا۔ ایک روز اس کی نظر دلنشین پہ پڑی تو وہ اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس نے اریبہ کے ذریعے دلنشین سے راہ رسم بڑھائے۔ ان دونوں کی ملاقاتوں کے بارے میں اریبہ نے اپنے گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ دلنشین ایک طوائف کی بیٹی ہے۔ مسز رشید اپنا دھندا چھوڑ چکی ہیں، لیکن اس کے ماتھے پر طوائف کا جو دھبا لگ چکا ہے وہ تا زندگی اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ ان کا شوہر رشید علی فوت ہو چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹی قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھیں۔ اس کی ماں کے پاس جو پیسہ تھا وہ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دلنشین کو طوائف بنانا چاہتی تھی لیکن دلنشین طوائف نہیں بننا چاہتی تھی۔ آصف دلنشین کے حالات سے واقف تھا، چنانچہ اس نے دلنشین سے مل کر یہی حل نکالا کہ وہ نہ صرف اس سے شادی کرے گا بلکہ اس کی ماں کو ہر ماہ معقول خرچہ بھی دیا کرے گا۔ دلنشین کسی طرح بھی نہیں مان رہی تھی لیکن پھر آصف کی محبت میں وہ یہ سب ماننے پر مجبور ہو گئی۔ چنانچہ دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ آصف کی ماں بھی اس کی شادی کے خواب دیکھ رہی تھی۔ جب آصف نے اپنی شادی کے متعلق بتایا اور دلنشین کو اپنے ساتھ لے گیا تو اس کی ماں نے نہ صرف احتجاج کیا بلکہ دلنشین کو بہو تسلیم کرنے سے بھی انکار کر دیا۔ مجبوراً آصف نے مسز رشید اور دلنشین کو ایک الگ گھر لے کر دیا۔ وہ ہفتے میں 2-3 بار دلنشین سے ملنے جاتا تھا۔ اس دوران وہ اپنے گھر والوں کو بھی راضی کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا لیکن وہ راضی نہیں ہو رہے تھے۔ جس مکان میں مسز رشید اور دلنشین رہتے تھے اس کے مالک نے مکان خالی کرا لیا کیونکہ وہ خود وہاں رہائش رکھ رہا تھا، اس لیے دونوں ماں بیٹی ہمارے محلے میں آ گئے تھے۔ پھر کچھ ہی روز گزرے تھے کہ دلنشین اپنے شوہر کے ساتھ اس کے گھر جا رہی تھی۔ آصف کے گھر والے اسے بہو تسلیم کرنے پر راضی ہو گئے تھے۔ یہ سن کر میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کاش مجھے پہلے ہی پتا ہوتا کہ دلنشین شادی شدہ ہے تو میں کبھی اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا، لیکن اس سب میں اس بیچاری کا بھی کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو صرف یہ کہ اس نے اپنی شادی کے بارے میں صوبیہ کو بہت دیر سے بتایا۔ اگر وہ پہلے ہی بتا دیتی تو شاید میں آگے نہ بڑھتا، اسے اپنے دل میں جگہ نہ دیتا اور نہ ہی اس سے اظہار محبت کرتا۔ کم سے کم مجھے شرمندگی کا سامنا تو نہ کرنا پڑتا۔ لیکن اب کیا ہو سکتا ہے؟ شکر اس بات کا تھا کہ دلنشین نے میرے اظہار محبت کرنے کے بارے میں نہ ہی اپنی ماں کو بتایا اور نہ ہی صوبیہ کو۔ کم سے کم میں ان کے سامنے شرمندہ ہونے سے تو بچ گیا تھا۔ پھر چند ہی روز بعد دلنشین اپنے پیا کے سنگ چلی گئی اور میرے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ پھر 1 سال بعد مجھے دلنشین نظر آئی۔ جب وہ اپنی ماں سے ملنے آئی تھی تو وہ ایک بچے کی ماں بن گئی تھی۔ وہ صوبیہ سے بھی ملنے آئی تھی لیکن میں دانستہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا کیونکہ میں ابھی تک شرمندہ تھا۔